हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कैल्डर हिक्स वेलफेयर क्राइटेरियन, जिसको हम कंपनसेशन क्राइटेरिया भी कहते हैं। कैल्डर और हिक्स का ये क्या होता है, क्या क्या इसमें लिखना है, पेपर में आ जाए तो कैसे करना है, वो सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स से लिया गया है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बाकी सारे टॉपिक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस हिसाब से आपने लिखना है। निकोलस कैल्डर या कैल्डर, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन लेते हो, वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू गिव अ वेलफेयर क्राइटेरियन बेस्ड ऑन कंपनसेशन पेमेंट्स या कंपनसेशन क्राइटेरिया। वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कंपनसेशन क्राइटेरिया या कंपनसेशन पेमेंट पे काम किया। कैल्डर्स क्राइटेरियन helps us to measure the welfare implications of a movement in either direction on the contract curve in terms of Edgeworth-Box diagram। तो Edgeworth-Box diagram के थ्रू उसको मैं आपको बता देता हूँ कि इस डायग्राम के थ्रू वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, बोथ डायरेक्शंस में कैसे जा रहे हैं, उसका क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए किसको, या किसको क्या होना चाहिए, ये सारी मूवमेंट को ईदर डायरेक्शन में, चाहे ऊपर जाएं कॉन्ट्रैक्ट कर्व में या नीचे जाएं, उसको एक्सप्लेन करते थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैल्डर्स वेलफेयर क्राइटेरियन, इफ अ सर्टेन चेंज in economic organization or policy makes some people better off and others worse off, then that change will increase social welfare if those who gain from the change could compensate the losers and still be better off than before। Very important। वो कहते थे, मान लो दो जो हैं बंदे हैं, ठीक है, एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। एक को फ़ायदा हो गया 100 का, दूसरे को नुकसान हो गया मान लो 30 का। अब जिसको फ़ायदा हुआ है उसकी वजह से दूसरे का नुकसान हुआ है, तो दूसरे का नुकसान 30 का हुआ है, तो ये 30 का जो लॉस हुआ है इसका, ये इसको दे देता है, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाता है। इसका तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, जितने का लॉस हुआ था पूरा हो गया। स्टिल इसकी जेब में 70 बच गए, तो मतलब उसको कंपनसेट करने के बाद भी वो बेटर ऑफ है। तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर होगा 70 से। ठीक है। दस इफ एनी पॉलिसी चेंज बेनिफिट्स वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज गेनर्स, टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज बेटर ऑफ even after payment of compensation to the section of the society जिनको losers कहा जाता है, out of the benefits received, जो भी उसको फ़ायदा हुआ है उससे compensate भी कर देता है, then that change will lead to increase in social welfare। तो इस जो सिचुएशन को हम कहेंगे ये होना चाहिए और इससे सोशल वेलफेयर बढ़ेगी। ठीक है। प्रोफेसर हिक्स सपोर्टेड कैल्डर फॉर एम्प्लॉइंग कंपनसेशन प्रिंसिपल to evaluate the change in social welfare resulting from any economic reorganization that benefits some people and harms others। तो जो हिक्स थे उन्होंने जो कैल्डर है इनके प्रिंसिपल को सपोर्ट किया। दिस क्राइटेरियन स्टेट्स दैट इफ ए इज मेड so much better by the change that he could compensate B for his losses and still have something left over, then the reorganization is good। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर ए को फ़ायदा होता है और बी को नुकसान होता है और ए के फ़ायदे से बी का नुकसान भी पूरा कर देता है, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ बच जाता है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने क्या कहा था, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है क्लोज़ करना भूल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, स्पीड में कभी कभी हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, अ चेंज इज़ एन इम्प्रूवमेंट इफ़ द लूजर्स in the changed situation cannot profitably bribe the gainers not to change from the original situation। तो इस सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट जो है वो तब मानी जाएगी जब जो लूज़र्स हैं उनको कंपनसेशन ना मिले या लूज़र्स इतना ब्राइब ना कर पाए कि भाई हमें भी कुछ दे दो अपना जो प्रॉफिट कमाया हुआ है। ठीक है, तो हिक्स हैज़ गिवन हिज क्राइटेरियन फ्रॉम लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हिक्स ने लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, वाइल कैल्डर हैड फॉर्मुलेटेड हिज क्राइटेरियन फ्रॉम गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हिक्स कहते हैं कि भाई लूजर्स को जितना लॉस हुआ है वो कंपनसेट होना चाहिए, वो इधर उधर से कुछ करके अपनी कंपनसेशन ले ले, तो ओवरऑल फिर भी बेनिफिट हो रहा है तो फ़ायदा है। मगर कैल्डर ने गेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, मगर बात दोनों ने एक ही कही है। दस द टू क्राइटेरियन आर रियली द सेम दाउ दे आर क्लोथ्ड इन डिफरेंट वर्ड्स। उनके वर्ड्स डिफरेंट हैं। ठीक है, एक ने गेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ने लूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ वाई दे आर जनरली कॉल्ड अ सिंगल नेम। इनको दोनों को एक ही नाम दिया हुआ है, हिक्स कैल्डर हिक्स क्राइटेरियन। तो कैल्डर हिक्स क्राइटेरियन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने एक्स एक्सिस पे एज यूटिलिटी, वाई एक्सिस पे बीज यूटिलिटी दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। टू यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व्स जो है यूपी ये वाला,
ये वाली कर्व जो रेड में है, एंड डब्ल्यू पी विद एंड विदाउट चेंज इन रिसोर्सेज आर शोन इन द फिगर। तो ये विद एंड विदाउट रिसोर्सेज चेंज जो है वो दोनों के दोनों दिखाएंगे आपको। तो एक तो यू पी होगी, एक तो होगी डब्ल्यू डी, ठीक है। डब्ल्यू डी आना था, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू पी लिखा हुआ है, रुक जाओ मैं इसको सही करता हूँ, डब्ल्यू डी, ठीक है। स्पीड में हो जाता कभी कभी। तो द कर्व यूपी, ये जो रेड वाली कर्व है, ये वाली कर्व है, ये आपने पूरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं बनानी ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे करके बनेगी, ठीक है। The curve UP shows the various combinations of utility received by A and B in the utility space when the economy is in the state of general equilibrium। तो जब भी इकोनॉमी जनरल इक्विलिब्रियम में होती है, ये डिफरेंट कम्बिनेशन A और B के यूटिलिटी के, ये वाली कर्व जो रेड कर्व है ये हमें दिखाती है, ठीक है। अब रिकॉल दैट एट ईच पॉइंट ऑफ यूपी कर्व, हर एक पॉइंट यूपी कर्व में, क्योंकि प्रेटो ऑप्टिमैलिटी है, एमआरएस एक्स वाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू एमआरएस एक्स वाई ऑफ बी है। लाइकवाइज द कर्व डब्ल्यू डी, ये वाली जो ग्रीन वाली कर्व है, डब्ल्यू डी रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल यूटिलिटी कम्बिनेशंस फ्रॉम अ प्रपोज्ड इकोनॉमिक चेंज। तो अब हम कहते हैं कोई भी प्रपोज्ड इकोनॉमिक चेंज आ गया, कोई सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई या सरकार ने कोई पॉलिसी लॉन्च कर दी, इस टाइप से कोई भी पॉलिसी चेंज आ गया। नाउ कंसिडर द फर्स्ट यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व यूपी। ऑल पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, दैट इज point J and K, represent the alternative distribution of utilities with existing distribution of resources। जैसे J पॉइंट है, ये आपको बताता है कि A की कितनी यूटिलिटी होगी और B की कितनी यूटिलिटी होगी, ये सारी की सारी बताता है, ठीक है। अ चेंज फ्रॉम J टू K, अगर मैं J पॉइंट से K पॉइंट पे कोई भी चेंज आ जाता है तो उससे क्या होगा, implies that A जिसको गेन हुआ है, क्योंकि पहले जो ए है उसकी यूटिलिटी इतनी थी, अब उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है, एम के से उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो अ चेंज फ्रॉम जे टू ए इम्प्लाइज दैट ए जो कि गेनर है कैन कंपनसेट बी द लूजर विदाउट रिटेनिंग एनी नेट गेन। मतलब कहने की बात है, इसको इतना फ़ायदा हुआ और इसको इतना लॉस हुआ, अगर ये अपना फ़ायदा इसके लॉस को पूरा कर देते तो नेट गेन क्या हुआ, ज़ीरो, कोई फ़ायदा तो हुआ ही नहीं काम करने का, ठीक है। सिंस एज गेन इज इक्वल टू बीज लॉस, ए का गेन जो है वो कितना है, ए का गेन है एम के और जो बी का लॉस है वो है जे एम, तो ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। प्रेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन कैन इवेल्युएट दिस चेंज। प्रेटो ऑप्टिमैलिटी जो है इसको जो चेंज है उसको इवेल्युएट कर सकती है। बट अ मूवमेंट फ्रॉम जे टू आर, अगर जे से आर पे चला गया ड्यू टू एन इकोनॉमिक चेंज, वुड ए बेटर ऑफ एंड बी वर्स ऑफ। अगर जे पॉइंट से मान लो पॉलिसी चेंज आ गया, आर पे चला गया, जे से कितने पे चला गया, आर पे चला गया, तो ए का तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। इस चीज़ को प्रेटो ऑप्टिमैलिटी दिखाती नहीं है, ठीक है। दिस चेंज कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बाय प्रेटो क्राइटेरियन on the Kaldor-Hicks criterion. However, movement from J to R is an improvement in welfare. कैसे? Because A can compensate B for her loss and yet better off than his position at J. अब वो क्या करेगा, A क्या करेगा, A इतना जो ये उसको फ़ायदा हुआ है, इस फ़ायदे में से टोटल फ़ायदा है ये, इस फ़ायदे में से ये वाला फ़ायदा तो बी को दे देगा, उसका मुंह बंद करा देगा और फिर भी उसके पास इतना बच जाएगा, तो ए का तो बेटर ऑफ हो गया ना। तो इस सिचुएशन में कंपनसेशन क्राइटेरिया कहता है कि अगर किसी का नुकसान हुआ है हमारी वजह से तो उसकी भरपाई कर दो और फिर भी हम फ़ायदे में हैं तो वो काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एज मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट जे टू आर इंडिकेट्स बीज लॉस ऑफ यूटिलिटी बाय जे एम। तो अगर हम यहाँ से यहाँ मूव होते हैं तो उसकी लॉस तो जे एम हुई, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई, यूटिलिटी बाय एम आर, तो ए का गेन कितना है, एम आर, वही वाली बात बार बार बोलनी पड़ रही है। ए का गेन जो है एम आर है और इसका लॉस इतना है, ये कंपनसेट कर देगा इतना, फिर भी इसके पास के आर बच गया, वो चीज़ इन्होंने बताई है। नोट दैट एम आर इज इक्वल्स टू एम के प्लस के आर एंड एम के इज जस्ट सफिशिएंट टू कंपनसेट बी बिकॉज एम के इज इक्वल्स टू जे एम। आफ्टर कंपनसेटिंग बी फॉर लॉस, ए इज लेफ्ट विद अ नेट गेन ऑफ के आर। उसके पास जो के आर या आर के जो भी आप लिखना चाहते हो ये फालतू बचा है। दिस शोज एन इम्प्रूवमेंट इन द सोशल वेलफेयर। इससे पता लगता है कि ओवरऑल सोशल वेलफेयर बढ़ी है। वेदर कंपनसेशन इज एक्चुअली पेड और नॉट इज इन कैल्डर्स ओपिनियन अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल और एथिकल डिसीजन। कि भाई वो ए जो है अपने फ़ायदे
को करके बी को कंपनसेट करेगा या नहीं करेगा, ये एक पॉलिटिकल मैटर है या एथिकल मैटर है, वो करना चाहे नहीं करना चाहे. इन द वेलफेयर क्राइटेरियन कंपनसेशन इज सिंपली अ मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन गेनर्स गेन एंड लूजर्स लॉस. तो बेसिकली वेलफेयर क्राइटेरियन में हम ये देखते हैं कि गेनर को गेन कितना हुआ और जो नुकसान करने वाला है उसका नुकसान कितना हुआ, नुकसान हो रहा है जिसको उसका कितना नुकसान हुआ. इन फॉर्मुलेटिंग हिज क्राइटेरियन फॉर जजिंग द सोशल डिजायरेबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमिक चेंज, Calder merely suggests the gainers must potentially able to compensate the losers and yet retain some gains to themselves. तो सिंपल वर्ड्स में उन्होंने तो ये पूरा का पूरा मेरली सजेस्ट किया था, ये नहीं कहा था कि भाई ये होना ही होना चाहिए. उनकी तरफ से तो जो पूरी की पूरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो तो नॉर्मेटिव है ना. नॉर्मेटिव में क्या होता है, टॉट टू बी, समझ के बात. तो कैल्डर हिक्स क्राइटेरियन आर दस कंसिडर्ड एज पोटेंशियली सुपीरियर एंड एन इम्प्रूवमेंट इन वेलफेयर क्राइटेरियन. तो ये प्रेटो ऑप्टिमैलिटी से थोड़ा सुपीरियर माने जाते हैं, ठीक है. बट अब शॉर्टकमिंग्स, हर एक चीज़ जो भी आप करते हो दुनिया में उसकी बुराई तो होनी होनी है. तो ये भी कोई बड़े तीसमार खां तो बन गए थे अपनी फील्ड में, मगर लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा, लोगों ने इनकी भी बुराई कर ली. तो सबसे पहले फर्स्टली द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन कंपनसेशन क्राइटेरिया इज दैट इट रेफर्स ओनली पोटेंशियल रेदर देन द एक्चुअल कंपनसेशन. ये सिर्फ पोटेंशियल बता रही कि भाई इतना लॉस हो गया, इतना भर दो. एक्चुअल कंपनसेशन क्या होगी वो नहीं बताती. देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल कंपनसेशन. पोटेंशियल कंपनसेशन और एक्चुअल कंपनसेशन में बहुत फ़र्क है. इफ़ लूजर्स आर एक्चुअली कंपनसेटेड फॉर देयर लॉस देन नो प्रॉब्लम अराइज. अगर जितना भी लॉस हुआ है वो पूरा कर दिया जाए, गेनर्स लूजर्स को दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है. It satisfies the Pareto criterion, that is at least one person is better off and no person is worse off. कि कम से कम एक का तो फायदा हुआ और दूसरे का नुकसान भी नहीं हुआ. But if the potential compensation is not actually paid, जितना पोटेंशियल कंपनसेशन है वो नहीं दिया, देन व्हाट हैपन्स टू द मेजर ऑफ वेलफेयर. अगर पैसे जो नुकसान हो रहा है जिसका उसको दिए नहीं तो वेलफेयर तो भाड़ में गई, समझ के बात. देन वेलफेयर हैज़ टू बी मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स. तो हम ये देखेंगे भाई फीलिंग्स करेंगे, ओवरऑल वेलफेयर हुई या नहीं हुई, कंपनसेशन क्या दिया किसको कोई पता नहीं. इट रिक्वायर्स दैट द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज पैटर्न इज ऑल्सो नोन. हमें ये पता होना चाहिए कि उनके प्रेफरेंसेज क्या हैं. प्रेफरेंसेज को देख के हम आगे स्टेप्स ले पाएंगे. द कैल्डर हिक्स क्राइटेरियन therefore does not provide a test free from value judgment. तो ये भी वैल्यू जजमेंट के ऊपर ही बेस्ड है एक टाइप का. वैल्यू जजमेंट को ये इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा नुकसान कितना हुआ है वो तो मैं ही जानता हूँ ना, और मैं जो एक्चुअल नुकसान हुआ है और जो पोटेंशियल नुकसान हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क कर रहा हूँ. तो वैल्यू जजमेंट के हिसाब से मेरा क्या नुकसान है, तो वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है इस थ्योरी में. सेकेंडली अनदर प्रॉब्लम, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ. Another problem with Calder-Hicks criterion is the use of money value of gains and losses in evaluating the economic efficiency of change. Basically ये money value देख रहा है कि इसका इतने करोड़ का नुकसान, उसका उतने करोड़ का नुकसान, इतने लाख का नुकसान, उतने लाख का नुकसान. This results in a serious shortcoming in compensation criteria as it ignores the real value of gains and losses. ये real value पे नहीं देख रहे, ये सिर्फ अपना देख रहे हैं पैसे के टर्म्स में कि एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई, उस बंदे की फैक्ट्री जो है वो 100 करोड़ कमा रही है और वो फैक्ट्री जो नाले में जो गंद बहा रही है उसकी वजह से मछुआरों का इतना नुकसान हो गया. तो मनी की टर्म्स में मेजर करें, भाई जो एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ वो तो देख ही नहीं रहे. इफ़ गेनर्स आर हाईली रिच, अगर गेनर्स काफ़ी रिच हैं, द रियल वैल्यू ऑफ देयर मॉनेटरी गेन मे बी इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द रियल लॉस ऑफ द पुअर. अगर देखें तो फैक्ट्री वाले को तो बहुत फ़ायदा हो गया, मगर जो दूसरे वाले हैं उनको तो बहुत कम लॉस हुआ. तो मॉनेटरी लॉस देने के बावजूद भी जो एनवायरमेंटल लॉसेज हुए हैं उसको कौन पूरा करेगा, ये थ्योरी ये नहीं बताती. थर्डली स्कीटोवॉस्की या फिर जो भी प्रोनाउंसिएशन आप बोलें, ठीक है, मेरे को बाद में गालियाँ मत निकालना. तो थर्डली स्कीटोवॉस्की पॉइंटेड आउट अ कॉन्ट्रडिक्शन इन कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया. उन्होंने कहा कि कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया में कॉन्ट्रडिक्शन भी आ सकती है. द कॉन्ट्रडिक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो इसके डायग्राम में इन्होंने ये कहा था कि रिसोर्सेज जब भी बढ़ते हैं तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है. वो कहता व्हाट इफ़ ये जो रिसोर्सेज बढ़ाने की बजाय, ठीक है, हमने पॉलिसी चेंज लाया, ये कोई इस टाइप का आ गया या फिर इस टाइप का आ गया जिसमें जो कर्व्स हैं वो आपस में जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं. सपोज अ प्रपोज्ड इकोनॉमिक चेंज, कोई भी प्रपोज्ड इकोनॉमिक चेंज है, अफेक्ट्स नॉट ओनली द यूटिलिटी ऑफ each individual but also shift simultaneously the utility possibility
curve UP in such a manner that it intersects WD. तो ये जो UP है, ठीक है, इसको WD इंटरसेक्ट करती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एज शोन इन द गिवन फिगर. इट मीन्स दैट एट अ चेंज फ्रॉम J एंड K, अगर हम J से K पे चेंज करते हैं, J से K पे जाते हैं, नॉट ओनली चेंजेस ऑफ यूटिलिटीज़ ऑफ ए एंड बी, इससे ए और बी की यूटिलिटी तो चेंज होंगी, बट ऑल्सो इट मेक्स द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व्स इंटरसेक्ट, इससे आपस में इंटरसेक्शन भी हो रही है. समझ की बात. तो अगर हमने J से K पे जाना है तो इंटरसेक्शन भी हो रही है, ठीक है. टू इलस्ट्रेट द कॉन्ट्रडिक्शन लेट अस बिगिन बाय कंसिडरिंग अ पॉलिसी चेंज दैट मेक्स A एंड B टू मूव फ्रॉम पॉइंट J टू L और टू एनी पॉइंट लाइक Q. तो सबसे पहले हम चलते हैं J से यहाँ से J से L पे, ठीक है. अगर मैं J से L पे चलता हूँ या J से M पे जाता हूँ, तो अगर हम इसको देखें या फिर इसको हम बिटवीन L एंड M शिफ्ट करें, ये जो है L एंड M यहाँ से भी शिफ्ट करें, तो इस पे क्या दिखा रहा है, सच अ मूवमेंट सेटिस्फाइज प्रेटो क्राइटेरियन. ये जो मूवमेंट है ये प्रेटो क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करती है. क्यों? एक का फ़ायदा हुआ, दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो मतलब प्रेटो इक्विलिब्रियम हो गया. एक का फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे का उतना नुकसान हो जाएगा. समझ की बात. हाउएवर प्रेटो क्राइटेरियन कैन नॉट इवेल्युएट अ सिचुएशन दैट रिजल्ट्स ड्यू टू अ मूव फ्रॉम पॉइंट J टू पॉइंट R बिकॉज, तो ये जो पॉइंट J है, J से अगर R पे गया तो प्रेटो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी बातें तो करेगा नहीं. और J से R पे गया तो फिर A का तो इतना फ़ायदा हो गया ना, और जो B है उसका कितना फ़ायदा हुआ बताएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो जो कर्व के ऊपर पॉइंट नहीं आ रहा, और दोनों की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर नहीं होंगी अगर कर्व पे पॉइंट नहीं आए तो. समझ की बात. इन दिस केस A गेन्स एट द कॉस्ट ऑफ B. A को फ़ायदा होगा और B को नुकसान हो जाएगा, ठीक है. दिस सिचुएशन कैन हाउएवर बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैल्डर-हिक्स क्राइटेरियन सिंपली बाय आस्किंग A हाउ मच ही वुड लाइक टू पे टू हैव द चेंज, एंड बाय आस्किंग B हाउ मच शी या ही, जो भी लिख सकते हो, वुड पे टू प्रिवेंट द चेंज. मतलब इससे A को पूछेंगे कि भाई कितना फ़ायदा हुआ है, और B को पूछेंगे तेरे को कितने पैसे चाहिए कंपनसेशन की तौर पे, तो उसको हम पूरा कर लें. सपोज A पुट्स हिज अमाउंट टू MA, ठीक है, जो भी A ने जो फ़ायदा हुआ उसका MA, एंड B ने अपना जो कंपनसेशन है वो फिक्स कर लिया MB. इफ़ MA इज़ ग्रेटर देन MB, मतलब A का फ़ायदा ज़्यादा है और B का कंपनसेशन कम है, ठीक है. द पॉलिसी चेंज मेक्स एन इम्प्रूवमेंट इन द वेलफेयर. इससे A का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. मैं फिर से वही एग्जांपल देता हूँ. A का फ़ायदा हो गया 100 करोड़ का, और B का जो नुकसान हो गया वो 30 करोड़ का. तो वो कहेगा ये पकड़ 30 करोड़ पे, और इसके पास फिर भी 70 करोड़ पे ले देते हैं. ये नेट नो फ़ायदे नो नुकसान पे आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस. और यहाँ पे जो A है उसको फ़ायदा हो रहा है, तो ओवरऑल सोशल वेलफेयर बढ़ेगी. बट it is difficult to evaluate social welfare implication of a movement from J to K on Calder criterion. तो अब अगर J से K पे आ गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, तो कैल्डर-हिक्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये मैटर, ठीक है. कैसे? द सेम आर्गूमेंट कैन बी अप्लाइड टू द चेंज फ्रॉम K बैक टू J. अगर K से दोबारा इस पे आना है तो भी प्रॉब्लम पड़ जाएगी, क्योंकि ये जो है ये इससे इन्फीरियर चला गया, या अपने इन्फीरियर से ये वाला जो है ये वाले से ये वाली कर्व जो यूटिलिटी दे रही है उससे यहाँ जाएंगे तो ये इससे इन्फीरियर हो गया. तो इसका जवाब इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया. नोट दैट इन द चेंज फ्रॉम J टू K, पॉइंट K कैन बी रिगार्डेड एज अ सुपीरियर पॉइंट. अगर हम J से K पे जाएं तो K सुपीरियर पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि ये हायर वाले पोर्शन में है, मगर नीचे तो इससे लो चला जाता है, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना बात, ठीक है. बट इन a change from K to J point in the superior point and K an inferior point, तो वही कह रहे हैं कि इससे उधर जाएंगे तो superior inferior के जो है confusion create हो जाएगी, ठीक है. Thus Calder-Hicks criterion is self contradictory. तो इस केस में जो स्किटोवॉस्की थे उन्होंने कहा कि जो कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा झमेले वाला है, अपनी बातों में ही कंफ्यूज हो रहा है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बर्गसन क्राइटेरिया या बर्गसन क्राइटेरियन ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन, ठीक है. तो बस इतना ही. टेक केयर, बाय बाय.